उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव, भानगढ़पुर। सुनसान, शांत और रहस्यमय। इस गांव में सूरज डूबते ही दरवाजे बंद हो जाते थे और गलियों में सन्नाटा पसर जाता था। लोगों के चेहरों पर एक अनजाना डर छाया रहता था। डर एक पुरानी वीरान हवेली का। गांव के एक कोने में घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच छुपी थी वो हवेली, रायचंद हवेली। एक जमाना था जब यहां रौनक हुआ करती थी, पर अब वहां सिर्फ सड़न, अंधकार और अजीब सी सरसराहट बची थी। आरंभ शहर से गांव की ओर कहानी शुरू होती है आदित्य नाम के एक युवक से। वह एक मशहूर यूट्यूबर था जो भूतिया जगहों की जांच पड़ताल करता था। उसका चैनल डर की दस्तक लाखों लोगों द्वारा पसंद किया जाता था। एक दिन उसे एक अनजान ईमेल मिला। अगर तुम सच में हिम्मत वाले हो तो भानगढ़पुर आओ। रायचंद हवेली तुम्हारा इंतजार कर रही है। वहां कुछ है जो आज तक किसी को नहीं मिला। आदित्य ने इस ईमेल को एक चुनौती समझा। अगले ही दिन वह अपनी टीम, रिया, कैमरा वूमन और कर्ण, साउंड इंजीनियर के साथ भानगढ़पुर के लिए निकल पड़ा। गांव का पहला अनुभव भानगढ़पुर में कदम रखते ही आदित्य को कुछ अजीब महसूस हुआ। ठंडी हवा चल रही थी जबकि मौसम गर्मी का था। गांव के लोग अजनबियों से बात करने से कतराते थे। जब आदित्य ने हवेली के बारे में पूछा तो सबने नजरें चुरा ली। एक बुजुर्ग दादी अम्मा ने धीरे से कहा, बेटा, उस हवेली में मत जाना। वो जिंदा नहीं है जो वहां गए। वो हवेली शापित है। पर आदित्य डरने वालों में से नहीं था। वो वहां शूट करने आया था और वापस लेकर जाना था अपनी अगली वायरल वीडियो। रायचंद हवेली की दहलीज पर अगली शाम आदित्य, रिया और करण अपने कैमरों और बाकी उपकरणों के साथ हवेली की ओर रवाना हुए। गांव के लोग दूर खड़े होकर उन्हें जाते देख रहे थे, जैसे किसी अंतिम यात्रा पर निकलते हों। हवेली के गेट पर एक टूटी हुई जंजीर लटक रही थी। हवा के झोंके से वह खनक रही थी, जैसे कोई अनदेखा दरबान दस्तक दे रहा हो। जैसे ही तीनों ने अंदर कदम रखा, हवेली का दरवाजा खुद ब खुद चिटक की आवाज के साथ बंद हो गया। हवेली के अंदर अंदर की हवा भारी थी। दीवारों पर जाले, जमीन पर धूल और बिखरे पुराने सामान थे। एक पुराना पियानो खुद ब खुद बजने लगा, वो भी बिना किसी के पास आए। रिया ने कांपते हुए कैमरा उठाया। आदि, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। आदित्य के चेहरे पर एक मिश्रित भाव था, डर और उत्साह का। तभी करण की आवाज आई, आदित्य, मेरी रिकॉर्डिंग डिवाइस से किसी और की आवाज आ रही है। सुनो, कोई और हमारे साथ है। रिकॉर्डिंग में धीमी आवाज आई, एक औरत की, तुम आ गए, अब कभी नहीं जाओगे। पहली रात। चीखों की गूंज। उसी रात उन्होंने हवेली में ही रुकने का फैसला किया। कैमरे चारों ओर लगाए गए। जैसे ही रात के 2 बजे हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे। दीवारों से खून जैसा कुछ रिसने लगा था। औरत की परछाई हर कमरे में दिखाई दे रही थी। रिया जोर से चिल्लाई, "आ- आदित्य, पीछे देखो!" एक सफेद साड़ी में महिला बिना पैरों के हवा में तैरती हुई कमरे में आ रही थी। उसकी आंखें जल रही थीं और वो सीधा आदित्य की ओर बढ़ रही थी। भूत का सामना जैसे ही वो सफेद साड़ी वाली औरत आदित्य के पास पहुंची, रिया और करण डर से कांपने लगे। औरत की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और उसकी सांसों की आवाज हवा में गूंज रही थी। तुम आ गए, अब कभी नहीं जाओगे। आदित्य ने कांपती आवाज में कहा, हम यहां सिर्फ शूट करने आए हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो औरत जोर से चीखी, एक इतनी तीखी चीख कि कैमरे की लाइट्स फट गईं और करण बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। रिया ने आदित्य का हाथ पकड़ा और कमरे से खींचकर बाहर की ओर दौड़ पड़ी। हवेली की छत पर उन्हें बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा था। हवेली का नक्शा जैसे बदल चुका था। हर दरवाजा किसी और कमरे में जा रहा था। भागते भागते वे हवेली की छत पर पहुंच गए। वहां से पूरी हवेली दिख रही थी और उसमें टहलती सैकड़ों आत्माएं। किसी के हाथ नहीं थे, किसी की आंखें नहीं। सब अजीब अजीब सी ध्वनियां निकाल रहे थे। रिया की सांसें तेज हो रही थीं। हम यहां से निकल नहीं सकते, ये जगह जिंदा है। आदि, पुरानी डायरी का रहस्य। अचानक आदित्य को छत के एक कोने में एक लोहे का बक्सा दिखा। उसमें एक पुरानी फटी हुई डायरी रखी थी।
पहले पन्ने पर लिखा था, राय बहादुर विक्रम राय चंद की आत्मकथा 1993। डायरी पढ़ते ही सच्चाई खुलने लगी। हवेली में 1993 में एक भयावह नरसंहार हुआ था। राय बहादुर की पत्नी कमलिका, जो कि काले जादू की साधिका थी, ने अमृता पाने के लिए हवेली के 21 नौकरों की बलि दे दी थी। जब गांव वालों को पता चला, उन्होंने कमलिका को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। लेकिन मरते वक्त उसने श्राप दिया, मैं लौटूंगी, हर आत्मा जो इस हवेली में आएगी मेरी हो जाएगी। करण की रहस्यमयी हालत रिया और आदित्य जैसे तैसे करण को घसीटते हुए एक सुरक्षित कमरे में लाए। लेकिन करण की हालत अजीब थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वह किसी और की आवाज में बोल रहा था, मैं कमलिका हूं, यह अब मेरा है और तुम भी अब मुझसे नहीं बच सकते। रिया चीख पड़ी। आदित्य ने उसे शांत किया और बोला, हमें सूरज निकलने तक बस बचना है, फिर हम गांव वापस जाएंगे। पर क्या सच में ऐसा हो पाएगा? अंदाहाश शापित हवेली का रहस्य। अल्दाशुट भाग दो, हवेली की आत्माएं। तारीख टिस्टे अल्डासड्डे। सूरज की पहली किरण। रात किसी तरह कट गई। जैसे ही हवेली की दीवारों पर सूरज की पहली किरण पड़ी, दीवारें खामोश हो गईं। वो भयानक परछाइयां, वो चीखें, वो औरत, सब गायब। करण बेहोश था, लेकिन उसकी नब्ज धीमी चल रही थी। रिया ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और आदित्य ने फैसला किया, अब और नहीं, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। वे किसी तरह हवेली का दरवाजा ढूंढते ढूंढते उसी जगह पहुंचे जहां से आए थे। जैसे ही उन्होंने मुख्य द्वार खोला, एक जोर की चीख हवेली से निकली, मानो किसी ने उसकी आत्मा को छीन लिया हो। गांव के लोग दौड़ते हुए आए। दादी अम्मा ने कांपते हाथों से आदित्य की ओर देखा। तुम बच गए, लेकिन वो अब तुम्हारे साथ आई है। नाना सक्रेस। गांव की कथा। आदित्य, रिया और करण को गांव के मंदिर में रखा गया। वहां दादी अम्मा ने उन्हें सच्चाई बताई। कमलिका सिर्फ एक आत्मा नहीं, वो एक श्राप है। जब भी कोई उस हवेली में जाता है, उसका एक हिस्सा वहीं छूट जाता है। वो अब तुम्हारे पीछे है। तुम जहां भी जाओगे वो साथ जाएगी। आदित्य ने डर से पूछा, इससे बचने का कोई तरीका नहीं? दादी अम्मा बोली, सिर्फ एक। हवेली की जड़ में दफन है एक काले जादू का पत्थर। वही उसकी शक्ति का स्रोत है। उसे नष्ट किए बिना कमलिका को हराना असंभव है। नांगडसबले। वापसी की तैयारी। तीनों दोस्तों ने ठान लिया कि अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। उन्हें उस पत्थर को नष्ट करना होगा, चाहे जान की कीमत पर ही क्यों ना हो। आदित्य ने अपने कैमरों को फिर से तैयार किया, लेकिन इस बार शूटिंग के लिए नहीं, सबूत इकट्ठा करने के लिए, ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियां नहीं होते। रात होने से पहले वे फिर हवेली की ओर निकले, लेकिन इस बार कमलिका जान चुकी थी कि उसकी ताकत को खतरा है। भूतों का हमला। हवेली में घुसते ही वातावरण बदला हुआ था। दीवारें धड़क रही थीं जैसे जिंदा हों। खून से सने हाथ दीवारों से बाहर निकल रहे थे। आवाजें आने लगी, मत आओ, ये तुम्हारा अंत है। तभी करण की आंखें फिर बदल गईं। वह जोर से चीखा और हवा में उड़ने लगा। उसका शरीर अब इंसान का नहीं रह गया था। कमलिका ने उसे पूरी तरह से कब्जे में ले लिया था। वह उड़ता हुआ आदित्य पर झपटा। रिया ने ताबीज निकाला जो दादी अम्मा ने दिया था और कर्ण के ऊपर फेंका। जोर की चीख गूंजी। कर्ण जमीन पर गिर पड़ा और फिर से होश में आ गया। आल जाबू। काले पत्थर की खोज। दीवारों और परछाइयों से जूझते हुए वे हवेली के तहखाने तक पहुंचे। वहां एक सीढ़ी थी जो जमीन के नीचे जाती थी। नीचे उतरते उतरते हवा और ठंडी होती जा रही थी और एक मीठी सी मगर डरावनी गंध फैल रही थी। अंत में वे पहुंचे एक काले कमरे में, जहां बीचों बीच एक नीले प्रकाश में चमकता हुआ पत्थर रखा था। चारों ओर हड्डियां बिखरी थीं, शायद उन आत्माओं की जो कमलिका की बलि चढ़ गई थीं। जैसे ही आदित्य ने पत्थर को हाथ में उठाया, एक जोर का धमाका हुआ और कमलिका की आत्मा प्रकट हुई, विशाल, आग में लिपटी, चीखती हुई, तुम मेरा अंत नहीं कर सकते, मैं अमर हूं। अंका सा अंतिम संघर्ष। कमलिका ने हवेली को हिला दिया। दीवारें टूटने लगीं, छतें गिरने लगीं। आदित्य ने वो पत्थर जमीन पर पटका और रिया ने उस पर मंदिर से लाया हुआ गंगाजल डाल दिया। एक भीषण चीख के साथ पत्थर फट गया।
चारों तरफ सफेद रोशनी फैल गई। कमलिका चीखती रही, मैं लौटूंगी, हर 100 साल में मैं फिर लौटूंगी। हवेली में आग लग गई। किसी तरह तीनों वहां से बाहर निकले। पीछे पलटकर देखा, हवेली राख हो चुकी थी। नाइरीन के शिन तलेना शंती या अगला इंतजार। गांव में सबने राहत की सांस ली। दादी अम्मा ने कहा, कमलिका की शक्ति टूट चुकी है, लेकिन उसका श्राप नहीं, वह फिर लौटेगी जब अगली बार कोई उसकी हवेली बनाएगा। आदित्य ने सब रिकॉर्ड किया था। उसकी वीडियो वायरल हो गई। लोग हैरान थे, डरे हुए भी। लेकिन एक सवाल सबके मन में था, कोच्चाटुस दिन दिस्कक्सो, क्या कमलिका सच में खत्म हो गई है? शका किन शापित हवेली का रहस्य, शाकटा भाग 3, अंतिम बलिदान। धापुटी तडेल 10 महीने बाद फिर एक बुलावा। आदित्य, रिया और करण शहर लौट चुके थे। सब कुछ सामान्य हो चुका था। आदित्य का चैनल डर की दस्तक सबसे ऊपर था, लेकिन अब वो बहुत बदल गया था। वो अब रात को ठीक 3 बजे उठ जाता। उसे अजीब सपने आते थे, उसी हवेली के, उसी आवाज के। एक रात उसके लैपटॉप की स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हुई। वहां वही ईमेल फिर दिखा, वही शब्द, तुमने मुझे रोका था, खत्म नहीं किया, अब मेरी बारी है। स्क्रीन से एक औरत की चीख निकली और अचानक लाइट चली गई। जब आदित्य ने इधर उधर देखा, उसकी दीवारों पर कमलिका मस्की परछाई थी। दादी संदस नंदीदा एंडस्कांदा हरिया का अपहरण। अगली सुबह आदित्य को रिया का कॉल आया, लेकिन वह कॉल नहीं बल्कि एक रिकॉर्डिंग थी। रिया की डर से कांपती आवाज, आदि, वो वापस आ गई है, मुझे लेने आई है। रायचंद हवेली अब फिर से खड़ी हो गई है, मदद करो। आदित्य को समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने खुद उस हवेली को जलते हुए देखा था, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था, हवेली फिर से खड़ी है और पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही है। आदित्य और करण ने तुरंत वहां लौटने का फैसला किया। संदास हवेली की वापसी। जब वे भानगढ़पुर पहुंचे तो गांव का नक्शा ही बदल गया था। रायचंद हवेली फिर से पूरी तरह से बन चुकी थी, लेकिन इस बार वो कोई आम हवेली नहीं थी। वो एक जिंदा रूहन जैसी लग रही थी। गांव वीरान था, न कोई इंसान, न कोई आवाज। हवेली के चारों ओर धुआं और अजीब सी धुन सुनाई दे रही थी, जैसे कोई तांत्रिक अनुष्ठान चल रहा हो। अंडईस, हरिया कहां है? हवेली में घुसते ही अंदर का माहौल बदला हुआ था। अब वो जगह सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि सांकाले जादू से लिपटी हुई और लग रही थी। दीवारों पर चमकते मंत्र, उल्टे क्रॉस और खून से लिपटे चेहरे। आदित्य और करण ने हर कोना छान मारा और आखिरकार तहखाने में उन्हें जुरिया एक काले मंडल के बीच बंधी हुई मिली। उसके चारों ओर 7 मोमबत्तियां जल रही थीं और एक साया मंत्र पढ़ रहा था। वह साया कोई और नहीं, जानिया करण सांशो था। अरिशांडे डे करण का रहस्य। कमलिका ने करण को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। वह अब तांत्रिक बन चुका था और उसी के जरिए कमलिका फिर से अमर होने वाली थी। करण ने डरावनी आवाज में कहा, कमलिका अब सिर्फ आत्मा नहीं, वह मेरे शरीर में है। अब वो लौटेगी, इस बार हमेशा के लिए। आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दोस्त ने ही उसे धोखा दे दिया था। लेकिन तभी रिया ने चुपचाप एक बनचांदी का खंजर जो उसकी जेब में था आदित्य की ओर फेंका। आदित्य ने बिना समय गंवाए वह खंजर उठाया और मंत्रमंडल की रेखा पर वार किया। एक जोरदार विस्फोट हुआ। कमलिका की आत्मा करण के शरीर से निकलकर हवा में तैरने लगी। अनिलहामुल्हा, कमलिका का अंतिम वार। कमलिका का रूप अब पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसकी चीख से हवेली हिल उठी। उसने रिया को पकड़ लिया और बोली, गा, अगर कोई मुझे रोकेगा तो कीमत चुकानी होगी, बलिदान देना होगा। आदित्य ने एक फैसला लिया, आन स्वयं को बलिदान करने का। उसने चांदी का खंजर उठाया और एक मंत्र पढ़ा जो दादी अम्मा ने उसे बहुत पहले दिया था। ओम अग्निशक्ति काल विनाशिनी स्वाहा। उसने खुद के दिल पर वार किया और जैसे ही खून की बूंद जमीन पर गिरी, हवेली कांपने लगी। कमलिका चिल्लाई, नहीं, यह बलिदान पवित्र है, यह मुझे जला देगा। नेगरसोला। अंततः शांति। कमलिका की आत्मा चीखती हुई जल उठी और हवेली धधकते हुए एक बार फिर राख हो गई। करण अब भी बेहोश पड़ा था। रिया भागकर आदित्य के पास गई,
लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आदित्य ने हंसते हुए कहा, अब कोई डर की दस्तक नहीं देगा रिया, अब सब शांत होगा। और उसकी सांसें रुक गई। आईना दो। कहानी का अंतिम मोड़। 1 साल बाद रिया ने डर की दस्तक चैनल बंद कर दिया, लेकिन उसकी मेल बॉक्स में फिर एक ईमेल आया। वही शब्द, क्या तुम सोचते हो एक बलिदान से मैं खत्म हो जाऊंगी? मैं फिर लौटूंगी, अगली बार तेरे रूप में। द सेंड, या शायद नहीं।